नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी SSSC के एग्ज़ाम से संबंधित यूपी पैट की सीरीज़ चला रहे हैं। इस यूपी पैट की सीरीज़ की आज ये है 15वीं वीडियो है। इस वीडियो में हाल ही में जारी हुए यूपी SSSC के पैट एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस के आधार पर प्रश्नों को रखा गया है। यूपी पैट की यह सीरीज़ यूपी SSSC के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा इतिहास के आधुनिक भारत से संबंधित है। कर्नाटक के बेलगांव से होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो होम रूल आंदोलन जो है भारत में 2 हिस्सों में चलाया गया, जिसमें से एक हिस्सा कर्नाटक के बेलगांव से शुरू हुआ था और यहाँ से होम रूल आंदोलन का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। तो उस समय आयरलैंड में एक आंदोलन हुआ था। आयरलैंड के उस आंदोलन से ही प्रभावित होकर भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कर्नाटक के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की और बेलगांव से होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया। जबकि सितंबर 1916 में अड़ियार से होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण महिला हैं एनी बेसेंट। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ दी हैं। हमारी जो आधुनिक भारत की सीरीज़ चल रही है उसमें हम इनके सभी कार्यों को एक साथ कवर करेंगे। चलिए देखते हैं अभी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भूगोल पर आधारित है। किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। चट्टानें कितने प्रकार की हैं और इनका निर्माण किस प्रकार हुआ, तो यह भी जान लेते हैं। निर्माण की पद्धति के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा अथवा लावा से हुआ है। तो ज्वालामुखी से जो लावा और मैग्मा निकलता है उनकी वजह से ही आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। और अपसादी चट्टान अपरदन अथवा अपसादों के इकट्ठा होने से बनती हैं, जो नदियों और हवाओं द्वारा जो कंकड़, पत्थर, धातुएं अपसाद के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं, आगे चलकर यह अपसादी चट्टानों का रूप ले लेती हैं। इसके अलावा एक कायांतरित चट्टानें और होती हैं, जो पुरानी चट्टानों के नए रूप में परिवर्तन होने से बनती हैं। तो जो पुरानी चट्टानों को नए रूप दिया जाता है वह कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है, संगमरमर है। ये सभी कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य हिंदी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हिंदी भाषाओं से पूछे जाते हैं। तो जो भी अपभ्रंश भाषाएं हैं उन सभी से संबंधित प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। तो पूर्वी हिंदी का जन्म जो है अर्धमार्गी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमार्गी अपभ्रंश पुरानी भाषा है, प्राचीन हिंदी। थोड़ा सा आपको विस्तार में बता देते हैं ताकि आपका हिंदी भाषा से संबंधित टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य यानी जब आर्यों का आगमन हुआ था भारत में, तो उस समय संस्कृत भाषा प्रचलित थी। आगे चलकर संस्कृत भाषा पाली में बदल गई। पाली से प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा बनी है और आगे चलकर फिर हिंदी भाषा में अपभ्रंश भाषा कन्वर्ट हो गई। तो यह इनका क्रम है इस प्रकार से। तो अपभ्रंश के कई प्रकार हैं, जिनसे कौन कौन सी हिंदी का निर्माण हुआ है, इन पर प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती का जो जन्म है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जितनी भी पश्चिम क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर जो भी भाषाएं हैं उन सब का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अलावा बिहारी, बांग्ला, ओडिशा, असमिया, इनका जो जन्म है मगधी अपभ्रंश से हुआ है। और ऊपर प्रश्न में बताया कि पूर्वी हिंदी का अर्ध मगधी से हुआ है। और इसके अलावा पंजाबी भाषा का जो जन्म है पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। तो यही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं अपभ्रंश पर आधारित। प्रश्न इस प्रकार ही बनते हैं कि पश्चिमी हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, किस भाषा से हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है, या राजस्थानी भाषा का किस अपभ्रंश से जन्म हुआ है। तो इन सब को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इतिहास के मध्यकालीन भारत पर आधारित है। विजयनगर के किस युद्ध के साथ दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विजयनगर से संबंधित। यह युद्ध था तालीकोटा का युद्ध।
तालीकोटा अथवा राक्षसी कांगड़ी का युद्ध, इस युद्ध को 2-3 नामों से जानते हैं। एक पहला नाम इसका तालीकोटा है, दूसरा नाम इसका राक्षसी कांगड़ी है और तीसरा नाम इसका बन्नी हट्टी का युद्ध है। इस युद्ध में विजयनगर के शासक सदाशिव राव को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने पराजित किया था। इस समय विजयनगर एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन चुका था और इसको हराने के लिए 3 राज्यों की सेनाओं को संयुक्त रूप से युद्ध में भाग लेना पड़ा, तब जाकर विजयनगर की हार हुई। और कहते हैं कि इस युद्ध के साथ ही दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में कुछ यात्री हैं जो प्रमुख हैं और इनके विषय में प्रश्न पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। इतावली यात्री निकोला कॉन्टी विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में आया था। फ़ारसी यात्री अब्दुल रज़ाक विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो निकोला कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के दरबार में आया और अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। इतिहास में आने वाले विदेशी यात्रियों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी यात्रियों को हम किसी एक विशेष वीडियो में आगे चलकर कवर करेंगे, जहां से आपको सभी यात्रियों की जानकारी एक साथ मिल जाएगी। अगला प्रश्न हमारा राजनीति शास्त्र के संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। तो आइए देख लेते हैं किन स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। देश में बाहरी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। यानी कि इन सभी स्थितियों में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकता है। अगर संसद इसे आगे बढ़ाना ना चाहे तो यह 6 माह में अपने आप ही समाप्त हो जाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लगाया जाता है, तो याद रखिएगा 6 माह तक। अगर संसद चाहे कि स्थिति सामान्य नहीं हुई है तो वह इसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कर सकती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहास के प्राचीन भारत पर आधारित है। मध्य एशियाई बर्बर जाति के होड़ों ने किस गुप्त शासक के काल में आक्रमण किया था? पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि होड़ों को गुप्त वंश के किस शासक ने पराजित किया था। दोनों एक ही प्रश्न है और याद रखिएगा स्कंदगुप्त शासक था गुप्त वंश का, जिसके काल में होड़ों ने आक्रमण किया और इसने होड़ों को पराजित भी किया था। स्कंदगुप्त ने एशियाई बब्बर जाति के होड़ों को पराजित किया। यह जानकारी गिरनार अथवा जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो गुजरात में स्थित है यह गिरनार जूनागढ़ जो अभिलेख है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख से एक और महत्वपूर्ण बात का पता चलता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर चक्रपलित द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण कराए जाने की भी जानकारी मिलती है। तो सुदर्शन झील वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्माण कराया गया था इसका, और परंतु समय समय पर कई शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया है। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने भी अपने समय में इसका पुनर्निर्माण कराया। उसके जो गवर्नर था चक्रपलित, इसके द्वारा यह पुनर्निर्माण कराया गया है, यानी मरम्मत कराया गया इस झील का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का ताप होता है। इसके अलावा कई बार यह है जो तापमान का माप है, कई बार केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी पूछ लिया जाता है, तो इनको भी देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री और केल्विन में 310 डिग्री होता है। इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, जल का क्वथनांक बिंदु और जल का हिमांक यानी जमाव बिंदु। तो इनके विषय में भी देख लेते हैं। जल का हिमांक अथवा जमाव बिंदु जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री है, जबकि केल्विन में 273 डिग्री है। यानी कि इन स्थितियों में जल जो है जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। जबकि जल का क्वथनांक बिंदु अथवा भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 212 डिग्री और केल्विन में 373 डिग्री होता है। ये सभी मात्रक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन आपको तीनों में याद करने हैं।
और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश से संबंधित। सर्वप्रथम कागज़ रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, पहला भारत का जो प्रथम राज्य है जो कागज़ रहित बजट पेश करने वाला, उत्तर प्रदेश बन गया है। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागज़ रहित बजट पेश किया गया है। यह बजट 5,50,270 लाख करोड़ रुपए का राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। यह बजट राज्य विधानमंडल के राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया। तो ज़्यादातर वित्त मंत्री के विषय में पूछा जाता है कि किसके द्वारा बजट पेश किया गया है, तो तीनों ही बातें याद रखिएगा। एक तो इसकी जो वैल्यू है, यानी जो कुल रुपए बजट में शामिल किए गए, वह याद रखिएगा 5,50,270 लाख करोड़ रुपए हैं। बजट पर भी एक स्पेशल वीडियो मैं आपको जल्द चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अभी देखते हैं अगला प्रश्न, करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त 2021 में कौन सा देश करने वाला है? तो इस प्रकार से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और यह जो अध्यक्षता है भारत के द्वारा की जाएगी। भारत के द्वारा जो भी अध्यक्षताएं की जाती हैं अन्य देशों के संगठन के द्वारा, इन पर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। देख लेते हैं इस प्रश्न के विषय में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक शक्तिशाली 15 सदस्यों का संयुक्त निकाय है। तो 15 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने 19 जून 2020 को सूचना दी है कि अगस्त 2021 माह के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो जो इनका सत्र आयोजित होगा, जो बैठक आयोजित होगी, प्रत्येक माह इनकी बैठक आयोजित होती है और अगस्त 2021 माह की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। तो चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है यह प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है इसके विषय में वैसे भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और भारत में कुछ प्रमुख बैंकों के विषय में और भी देख लेते हैं। 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। तो याद रखिएगा, किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। जबकि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1884 में की गई है। सबसे पहला जो भारतीय बैंक है, याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1884 में की गई है। और इसके अलावा प्रश्न में आपको बता ही दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके अलावा 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक के विषय में दोनों बातें याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1935 में हुई, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और मुख्यालय मुंबई में है, सभी को मालूम है। चलिए इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।